क्या आप दुनिया के भूले बिसरे शहरों में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जहां लोग कचरे के बीच बमों के नीचे अस्थायी टेंटों में रहते हैं, फिर भी किसी तरह उम्मीद ढूंढ लेते हैं? ये वो कहानियां नहीं हैं जो आपको पोस्टकार्ड पर मिलेंगी। ये एक छुपी हुई दुनिया की कच्ची, अस्थिर सच्चाइयां हैं। सवाल ये है, क्या आप वो देखने के लिए तैयार हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करना चुनते हैं? एक, किबेरा, केन्या, नैरोबी के नीचे बसा अदृश्य शहर। किबेरा में आपका स्वागत है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झुग्गी और पृथ्वी की सबसे सघन अव्यवस्थित बस्तियों में से एक। आधिकारिक आंकड़े 2,50,000 निवासियों का हवाला देते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और एनजीओ का अनुमान है कि सिर्फ 2.5 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख से अधिक लोग ठुंसे हुए हैं। यह जनसंख्या घनत्व मैनहट्टन को टक्कर देता है, पर बिना किसी आधारभूत संरचना के। यह सिर्फ एक मोहल्ला नहीं है, यह एक समानांतर शहर है जो नैरोबी की चमचमाती टेक्नोलॉजी टावरों और लग्जरी अपार्टमेंट्स के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन भीतर कदम रखो तो सच्चाई चौंकाती है। कीचड़ से भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते सड़कों का काम करते हैं। खुले नालों में घरों के बीच गंदा पानी बहता है और मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स और जंग लगे टीन से बने ढांचों में पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है। पानी, बिजली, स्वच्छता, ये सुविधाएं अक्सर भाग्यशाली कुछ लोगों तक ही सीमित होती हैं। कई घर अवैध बिजली कनेक्शन पर निर्भर हैं, जिससे बार बार आग लगती है। साफ पानी अनौपचारिक विक्रेताओं से खरीदा जाता है, कभी कभी नैरोबी के अमीर इलाकों की तुलना में 5 गुना अधिक कीमत पर। लेकिन किबेरा सिर्फ गरीबी नहीं है, यह दशकों की उपेक्षा, प्रणालीगत असमानता और ऐसी शहरी योजना का परिणाम है जिसमें बुनियादी आवास के बजाय व्यावसायिक पार्कों को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने कई झुग्गी सुधार परियोजनाएं शुरू की, लेकिन ज्यादातर असफल रहीं या भ्रष्टाचार, विस्थापन या खराब निष्पादन का शिकार हो गईं। और फिर भी किबेरा जीवंतता से धड़कता है। यहाँ अस्थायी स्टूडियो से प्रसारण करने वाले रेडियो स्टेशन हैं, स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक स्कूल हैं और युवा समूह ग्राफिटी और हिप हॉप के जरिए रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। 27 वर्षीय मैरी जैसी उद्यमी स्क्रैप से बने कियोस्क से साबुन और उबले हुए बीन्स बेचती हैं। इमैनुअल जैसे बच्चे अब भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, भले ही नंगे पांव भीड़भाड़ वाली कक्षाओं की ओर चलते हैं। किबेरा दुनिया से सवाल करता है, कोई शहर कैसे फल फूल सकता है जबकि वह अपनी धड़कते दिल को असमानता की दीवारों के पीछे छिपाए हुए है? और शहरी सफलता कब उन सभी की गरिमा से मापी जाएगी, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं? अगर आप किसी ऐसी जगह से यह देख रहे हैं जहां साफ पानी, स्थिर बिजली और ऐसी सड़कें हैं जो बाधा कोर्स नहीं है, तो एक लाइक जरूर दें, अपने पास जो है उसकी कदर करने के लिए। दूसरी औरांगी टाउन, पाकिस्तान, कराची का खुद निर्मित मेगा सिटी। कराची की अराजक भीड़भाड़ में छिपा औरांगी टाउन सिर्फ एक झुग्गी नहीं है, यह लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया शहर है जो 25 लाख से अधिक निवासियों का घर है। एक समय में इसे एक बाहरी झोंपड़पट्टी के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब औरांगी जमीनी स्तर पर शहरी नवाचार का वैश्विक उदाहरण बन चुका है। 1980 के दशक में सरकारी उदासीनता से परेशान होकर निवासियों ने वह शुरू किया जिसे औरांगी पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। समाजशास्त्री डॉ. अख्तर हमीद खान के नेतृत्व में और सईद जैसे सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा कार्यान्वित, जो कभी एक मैकेनिक थे और जिनके पास कोई औपचारिक इंजीनियरिंग शिक्षा नहीं थी, इस परियोजना ने हजारों घरों में कम लागत वाली सीवर लाइनें, शौचालय और जल निकासी व्यवस्था पहुंचाई। आज औरांगी के 90% से अधिक घरों के पास स्वयं निधिकृत स्वच्छता प्रणालियां हैं। अविश्वसनीय बात यह है कि यह सब बिना विदेशी सहायता या सरकारी फंडिंग के पूरा हुआ। सईद और उनकी टीम ने कबाड़खानों से प्राप्त पाइप, मेटल ड्रम और अडिग इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर एक झुग्गी को शहर में बदल दिया। लेकिन औरांगी की चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। इसे जमीन माफिया की हिंसा, मादक पदार्थों से संबंधित अपराध, सांप्रदायिक तनाव झेलना पड़ता है और यहाँ कचरा प्रबंधन, हरियाली और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। बिजली कटौती आम बात है और मानसून के मौसम में बाढ़ से पूरे मोहल्ले ठप हो सकते हैं। फिर भी
औरांगी न केवल जीवित है बल्कि प्रेरित करता है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब शासन असफल होता है तो लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। वे संगठित होते हैं, नवाचार करते हैं और फिर से निर्माण करते हैं। आज ब्राजील से बांग्लादेश तक के शहरी योजनाकार औरांगी को सहभागी विकास के मॉडल के रूप में पढ़ते हैं। यह हमें बताता है गरीबी का मतलब निष्क्रियता नहीं होता, और शहरों का भविष्य शायद उन्हीं लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें अपना शहर खुद बनाना पड़ा। तीन नेजा चाल्कोइत्जा, मेक्सिको, झुग्गी से सुप्रसिटी तक का सफर। जो कभी एक सूखी झील की तलहटी पर बसी एक विशाल झुग्गी कॉलोनी थी, वह आज नेजा चाल्को इत्जा बन चुकी है। एक फैली हुई शहरी बस्ती जिसमें 40 लाख से अधिक निवासी रहते हैं, जो मैक्सिको सिटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक समय इसे अमेरिका की सबसे बड़ी झुग्गी कहा जाता था, लेकिन अब यह अनौपचारिकता और औपचारिकता का अनोखा मिश्रण बन गई है। आधी झुग्गी, आधा कार्यशील शहर। 1950 और 60 के दशक में ग्रामीण गरीबी से भागने वाले परिवार नेजा पहुंचे, जहां उन्हें केवल धूल और सपने मिले। न पानी, न बिजली, न कानूनी सड़कें, लेकिन उस शून्य से कुछ असाधारण उभरा। एक स्वनिर्मित शहर जो ईंट दर ईंट अक्सर हाथों से बना, प्रशासनिक उपेक्षा की अवहेलना करते हुए। आज नेजा में स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक बसें और यहाँ तक कि एक विश्वविद्यालय भी है। जो कभी अतिक्रमणकारी थे, वे अब मकान मालिक बन चुके हैं। जीवन स्ट्रीट मार्केट्स में टेको से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बिकता है। पुराने कंक्रीट की दीवारों पर बने भित्ति चित्र शहरी जर्जरता को सार्वजनिक कला में बदलते हैं। लेकिन इस प्रगति के नीचे नाजुकता छिपी है। अपराध दर अब भी ऊंची है, विशेष रूप से गैंग गतिविधियों और वसूली से संबंधित। वायु गुणवत्ता खराब है, जिसे अनियंत्रित निर्माण और वाहन उत्सर्जन ने और बिगाड़ा है। हरित स्थानों की पहुंच पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे कम है, और कई घर अब भी अस्थिर जमीन पर बने हैं, जो बाढ़ या भूकंप से नुकसान के लिए संवेदनशील है। डॉन अल्बर्टो जैसे बुजुर्गों के लिए नेजा विजय और तनाव का प्रतीक है। हमने इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, वे कहते हैं। हमने इसे अपने हाथों से बनाया, लेकिन यह अब भी अधूरा है। नेजा चाल्कोइत्जा एक विरोधाभास के रूप में खड़ा है, सामूहिक दृढ़ता का स्मारक, फिर भी यह चेतावनी भी कि क्या होता है जब लाखों लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसकी कहानी असफलता की नहीं, बल्कि एक अधूरी क्रांति की है। चौथी धारावी, भारत, $1 अरब की झुग्गी। मुंबई के दिल में बसा धारावी सिर्फ एक झुग्गी नहीं है, ये एक अति कुशल आर्थिक इंजन है जो केवल 2.1 वर्ग किलोमीटर में सघन रूप से पैक है। लगभग 10 लाख निवासियों के साथ ये पृथ्वी पर सबसे सघन रूप से बसे मानव बस्तियों में से एक है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 4 लाख से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन अंदर कदम रखें और आपको गरीबी के नीचे एक जीवंत अर्थव्यवस्था मिलती है। धारावी में 10,000 से अधिक लघु उद्योग हैं, जो चमड़े के सामान से लेकर हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों, प्लास्टिक रिसाइकलिंग से लेकर वस्त्र निर्माण तक सब कुछ बनाते हैं। इसकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सालाना $1 अरब से अधिक उत्पन्न करती है, वह भी लगभग पूरी तरह रिकॉर्ड से बाहर। इन्हीं छाया उद्योगों के भीतर आशा जैसे जीवन खिलते हैं। 22 वर्षीय दर्जन वह यूरोप में बिकने वाली शर्ट सिलने के लिए रोज 14 घंटे काम करती है। वह सिर्फ इतना कमाती है कि किराया दे सके और अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेज सके। मुझे दौलत के सपने नहीं आते, वह कहती है, मैं सिर्फ सुरक्षा का सपना देखती हूँ। धारावी का भविष्य अनिश्चित है। रियल एस्टेट डेवलपर्स इसकी बेहतरीन लोकेशन पर नज़र लगाए हुए हैं और पुनर्विकास योजनाएं उन लोगों को मिटा देने की धमकी देती है जिन्होंने यहाँ की दौलत बनाई। प्रस्तावित टावर वर्टिकल हाउसिंग का वादा करते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह हजारों लोगों को विस्थापित करेगा, नौकरियां समाप्त करेगा और समुदाय के जैविक नेटवर्क को नष्ट कर देगा। इस बीच धारावी विकसित होता जा रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कला समूह और टेक साक्षरता कार्यक्रम इसकी तंग गलियों में बढ़ रहे हैं।
एनजीओ मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और कम लागत वाले सौर ऊर्जा विकल्पों पर प्रयोग कर रहे हैं। और मुंबई के कांच के टावरों की छाया में धारावी एक चुनौती के रूप में खड़ा है। इस बात का प्रमाण कि दौलत और नवाचार हाशियों से भी उभर सकते हैं अगर हम उन्हें देखना चुने। उधर मैं तो बिना बड़बड़ाए कपड़े भी नहीं मोड़ पाता, और इधर आशा 14 घंटे तक शर्ट सिल रही है। और कौन कौन है जो अचानक खुद को एक बिगड़ा हुआ आलू महसूस करने लगा है? अगर आप भी अपने जीवन के चुनावों पर फिर से सोचने लगे हैं तो लाइक जरूर दबाएं। पांचवी रो चिन्ह, ब्राजील, आसमान में बसी फवेला। रियो डी जेनेरियो के सुनहरे समुद्र तटों से ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ियों और वर्षावन की चट्टानों के बीच बसी है रोचिन्हा, ब्राजील की सबसे बड़ी फवेला, जहां 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। हालांकि कुछ स्थानीय अनुमान इस संख्या को 1,80,000 तक बताते हैं। दूर से देखने पर यह रंगों की एक जीवंत मोज़ेक जैसी लगती है जो पहाड़ की ढलान पर फैली है, लेकिन पास से दृश्य बदल जाता है। संकरे सीढ़ी नुमा रास्ते, उलझी हुई बिजली की लाइनें और घुटन भरे गलियारे यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी को परिभाषित करते हैं। घर लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे पर बने होते हैं, जिनका अक्सर कोई औपचारिक पता नहीं होता। शहरी सुविधाएं जैसे सफाई और स्थायी बिजली अक्सर अधूरी ही रहती है। फिर भी रोचिन्हा सिर्फ कठिनाइयों का नाम नहीं है, यह जीवन से भरी हुई है। सांबा पार्टियों की धुनों से, ताज़ी फेजोआदा की खुशबू से और छतों पर खेले जाने वाले फुटबॉल मैचों से। यह एक श्रमिक वर्ग का शहर के अंदर शहर है, जहां हेयर सैलून, बेकरी, कला स्कूल और ब्राजील की किसी भी फवेला में सबसे अच्छी वाईफाई नेटवर्क में से एक है। लेकिन यह वह जगह भी है जहां गैंग इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं और हिंसा बिना चेतावनी के भड़क सकती है। 2024 में रियो ने 2,500 से अधिक सशस्त्र मुठभेड़ों की रिपोर्ट दी, जिनमें से कई रोचिन्हा के केंद्र में थीं। पुलिस छापेमारी अक्सर हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद वाहनों के साथ होती है, जिससे फवेला युद्ध क्षेत्र बन जाती है और आम नागरिक इस गोलीबारी के बीच फंस जाते हैं। इस अराजकता के बावजूद आशा बनी रहती है। मोनिका कोस्टा जैसी कलाकार ग्राफिटी का इस्तेमाल कर आघात को भित्तिचित्रों में बदल देती है। कार्यकर्ता ऐसे युवा केंद्र चलाते हैं जहां कोडिंग, कला और उद्यमिता सिखाई जाती है। और माताएं जैसे 34 वर्षीय लेटिसिया हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल ले जाती है, डर की जगह विश्वास चुनते हुए। हम युद्ध क्षेत्र में नहीं रहते, वह कहती है, हम एक समुदाय में रहते हैं। रोचिन्हा बचाए जाने की गुहार नहीं लगाता, वह सिर्फ इतना चाहता है कि उसे पूरी तरह ईमानदारी से और गरिमा के साथ देखा जाए। छठा, कंपुंग पुलो, इंडोनेशिया। जब नदी बन जाती है दुश्मन, जकार्ता की शहरी भीड़भाड़ के बीच कंपुंग पुलो चिलीवुंग नदी के किनारे पर टिका हुआ है। ऐसा इलाका जो हर मानसून में बाढ़ से भर जाता है, फिर भी बहने से इनकार कर देता है। 30,000 से अधिक लोग लकड़ी, टिन और फेंके गए प्लास्टिक से बनाए गए खंभों पर टिके घरों और झोपड़ियों में रहते हैं। यह नदी जीवन रेखा भी है और अभिशाप भी। जब सूखी रहती है तो यह खेल का मैदान और जल स्रोत बन जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो यह एक उग्र बाढ़ में बदल जाती है, जो घंटों में घरों और रोजगार को डुबो देती है। निवासी इसे मौत का मौसम कहते हैं। बच्चे कमर भर पानी से होते हुए स्कूल जाते हैं। महिलाएं तैरते हुए फर्नीचर के ऊपर रखे गैस चूल्हों पर चावल पकाती हैं। सबसे भीगे हुए महीनों में बीमारियां बढ़ जाती हैं, टाइफॉइड, कॉलरा, लेप्टोस्पायरोसिस। बहुत से लोग निकासी का खर्च नहीं उठा सकते। यहाँ बाढ़ में जीना एक जीवन शैली बन चुका है। जकार्ता की आधुनिकीकरण योजनाएं, जिनमें नदी सौंदर्यीकरण और बाढ़ रोकथाम शामिल है, अक्सर जबरन बेदखली का रूप ले लेती हैं, क्योंकि समुदाय की जगह अब कंक्रीट ले लेता है। 2015 और फिर 2022 में बुलडोजर बिना चेतावनी के आ गए। निवासियों ने एनजीओ के समर्थन से विरोध किया और समावेशी शहरी योजना की मांग की, मिटा दिए जाने की नहीं। अब सामुदायिक नेता लचीलापन बढ़ाने के कार्यक्रम चला रहे हैं।
व्हाट्सएप पर बाढ़ की जल्दी चेतावनी से लेकर तैरते शौचालय और वर्षा जल संचयन टैंकों तक, कंपुंग पुलो सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, वह अनुकूलन कर रहा है। जैसा कि एक निवासी ने कहा, हम पानी पर रहते हैं लेकिन अपने पैरों पर खड़े हैं। सातवीं सिटी सोले, हैती, एक ऐसा सन सिटी जहां कोई रोशनी नहीं। पोर्टो प्रिंस में, जहां उम्मीदें उतनी ही नाजुक हैं जितनी वहां की सड़कें, सिटी सोलह एक डरावने विरोधाभास के रूप में खड़ा है। सन सिटी कहे जाने वाले इस स्थान की वास्तविकता रोशनी से कोसों दूर है। 3 लाख से अधिक निवासियों के साथ सिटी सोलह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे गरीब और सबसे खतरनाक झुग्गियों में से एक है। कानून व्यवस्था लगभग न के बराबर है। सशस्त्र गिरोह ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं, अनौपचारिक टैक्स वसूलते हैं, नागरिकों का अपहरण करते हैं और वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। 2024 में 2000 से अधिक लोगों की हत्या हुई, जिनमें से कई दिन दहाड़े मारे गए। इस हिंसा के बीच बुनियादी जीवित रहना भी एक साहसी कार्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहायता ट्रक जीवन रेखा हैं, लेकिन इन पर भी लूट या अपहरण हो जाता है। अस्पताल या तो बंद हैं या भीड़ से जूझ रहे हैं। जब गोलियां चलती हैं तो स्कूल छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ भी मानवीय आत्मा मरी नहीं है। महिलाएं गलियों में सामूहिक रूप से खाना पकाती है। बच्चे कपड़ों से बने फुटबॉल को लात मारते हैं। युवा पुरुष शांति परिषदें बनाते हैं। प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संघर्ष विराम की बातचीत करते हैं। स्ट्रीट कलाकार गोलियों से छलनी दीवारों पर उम्मीद के संदेश चित्रित करते हैं। सिटी सोलह सिर्फ एक संकट क्षेत्र नहीं है, यह वैश्विक जवाबदेही की पुकार है, एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसे उपनिवेशवाद, तानाशाही, भूकंप और विदेशी उपेक्षा ने चोट दी है। इसे दया की जरूरत नहीं है, इसे सुरक्षा, निवेश और शांति की जरूरत है। आठवीं सदर सिटी, इराक, बगदाद का जख्मी दिल। बगदाद के धूल भरे किनारों पर बसी है सदर सिटी, जहां 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं और जो युद्ध की यादों से घायल है। मूल रूप से 1950 के दशक में श्रमिक वर्ग के लिए आवास परियोजना के रूप में बनाई गई यह जगह 2000 के दशक की शुरुआत में सांप्रदायिक हिंसा, मिलिशिया युद्ध और अमेरिकी कब्जे का प्रतीक बन गई। आज भी कई इमारतों पर बम के टुकड़ों के निशान और एक भूली हुई जंग की ग्राफिटी बनी हुई है। फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती है। बच्चे मलबे के बीच खेलते हैं, विक्रेता ठेलों से चाय और फलाफल बेचते हैं और धार्मिक भित्तिचित्र अराजकता के बीच शांति की घोषणा करते हैं। बेरोजगारी अब भी ऊंची है, ढांचागत सुविधाएं अविश्वसनीय हैं और बिजली अस्थायी, लेकिन इस लाचारी में भी जीवटता की ऊर्जा है। हम मिले मुस्तफ़ा से, जो 17 वर्ष का है और फिल्म मेकर बनना चाहता है। मैंने कभी शांति देखी नहीं, वह कहता है, लेकिन मैं इसे हर दिन कल्पना करता हूँ। उसके पिता ने युद्ध लड़ा, उसकी माँ ने जीवित रहने की लड़ाई लड़ी। वह शादियाँ शूट करता है ताकि कैमरे के लिए पैसे बचा सके। सदर सिटी हमें यह सिखाता है, पुनर्निर्माण सीमेंट से नहीं होता, ये आत्मा से होता है। और न्याय के बिना शांति सिर्फ एक दिखावा है। मुस्तफ़ा शांति का सपना देखता है, मैं सोमवारों से बचने का, अलग अलग युद्ध पर एक जैसी थकान। अगर आप इस भविष्य के फिल्म मेकर के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट में उसे थोड़ा प्यार भेजें। नोवान टोंडो, फिलीपींस, बयानिहान की आत्मा। मनीला के दिल में स्थित टोंडो का नाम अक्सर अराजकता, गरीबी और अपराध को दर्शाता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो अटूट समुदाय की है। यहाँ 6 लाख से अधिक लोग रहते हैं, कुछ बहुपीढ़ी के टेनेमेंट्स में तो कुछ अस्थायी घरों में जो रेलवे लाइनों, कचरे के ढेरों और प्रदूषित नहरों के पास बसे हैं। अपराध ज़रूर है, लेकिन एकता भी है। यहाँ बयानिहान यानी सामुदायिक एकता की फिलिपीनी अवधारणा जीवंत हो उठती है।
नंगे पांव बच्चे अपने परिवारों की मदद के लिए रिसाइक्लेबल वस्तुएं इकट्ठा करते हैं। स्वयंसेवक गलियों में सूप किचन चलाते हैं। शिक्षक सीढ़ियों और पुलों के नीचे मुफ्त में पढ़ाते हैं। निवासी प्लास्टिक कचरे को फर्नीचर में बदलते हैं। घर का बना सिरका बेचते हैं या सिर्फ हिम्मत और विश्वास के सहारे छोटे छोटे कारोबार खड़े करते हैं। लगातार बेदखली के खतरों के बावजूद विशेष रूप से शहरी सफाई अभियानों के तहत टोंडो बना हुआ है। यह एक घर है, कोई गलती नहीं। यह दिखाता है कि गरीबी गरिमा को नष्ट नहीं करती, यह रचनात्मकता की मांग करती है। 10वां खायलेच्चा, दक्षिण अफ्रीका। उस आज़ादी का इंतजार जो वादा की गई थी। केप टाउन की वाइन बार और ऊंची इमारतों से केवल 30 मिनट की दूरी पर फैला है खायलेच्चा, एक टाउनशिप जो रंगभेद के दौर में बनी थी और जो अब लगभग 30 लाख लोगों का घर है, ज्यादातर अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों का। आसमान से देखने पर यह अनंत लगता है, जिंक की छतों, धूल भरी सड़कों और सैटेलाइट डिशों का सागर। कई घरों में न तो पाइप से पानी आता है और न ही सुरक्षित शौचालय हैं। लॉड शेडिंग की वजह से बिजली कटौती, खराब जल निकासी और मौसमी बाढ़ आम बात है। लेकिन खायलेच्चा शांत नहीं है। स्थानीय उद्यमियों ने सोलर पावर्ड हेयर सैलून, मोबाइल ट्यूटरिंग सेंटर और छोड़ी गई जमीनों पर सामुदायिक बाग लगाए हैं। महिलाएं सेफ वॉक प्रोग्राम चलाती हैं ताकि बच्चे अपराध प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकल सकें। कलाकार मांडेला के उद्धरणों के साथ भित्ति चित्र बनाते हैं, लेकिन यह भी चेतावनी देते हैं कि भोजन के बिना आज़ादी एक कल्पना है। जैसा कि शिक्षिका नोमवुला डलामिनी कहती हैं, रंगभेद भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वह हर टूटी हुई पाइप, हर बिना छत वाले स्कूल के जरिए फुसफुसाता है। खायलेच्चा गर्व और विरोध की जगह है, एक ऐसा समुदाय जो बचाए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि सुने जाने की मांग कर रहा है। 11वां स्किड रो, लॉस एंजलिस, अमेरिकी दुस्वप्न। लॉस एंजलिस के दिल में अरबों डॉलर की गगनचुंबी इमारतों, ट्रेंडी कैफे और विश्व स्तरीय अस्पतालों से बस कुछ ही ब्लॉक दूर स्थित है स्किड रो, 50 ब्लॉकों की एक पट्टी जो अमेरिका की आवाज, संकट का केंद्र बिंदु बन चुकी है। 10,000 से अधिक बेघर लोग यहाँ रहते हैं, टेंटों, तिरपालों, अस्थायी झोपड़ियों में या बस नंगे फर्श पर। ये कोई शरणार्थी शिविर नहीं है, ये अमेरिकी सपने का दिखता हुआ पतन है, जहाँ प्रणालीगत विफलता मानव पीड़ा से टकराती है। स्किड रो एक ही स्थान पर नशे की लत, मानसिक बीमारी, सामूहिक कैद की विरासत, नस्लीय अन्याय और दशकों की उपेक्षा के विनाश को समेटे हुए है। 2024 में एलए काउंटी में 1,200 से अधिक बेघर लोगों की मौत हुई, जिनमें से कई ने इन्हीं फुटपाथों पर दम तोड़ा। वहीं कुछ ही ब्लॉकों की दूरी पर लग्जरी अपार्टमेंट $3 मिलियन में बिकते हैं और टेक कंपनियां छतों पर गाला पार्टी करती हैं। अरबपति अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं, जबकि पूर्व सैनिक और अकेली मासें हाईवे के नीचे थोड़ी सी जगह के लिए संघर्ष करती है। पुलिस स्किड रो में भारी गश्त करती है, सुरक्षा के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए। निवासी नियमित उत्पीड़न, टेंट हटाने और सफाई के दौरान सामान जब्त किए जाने की शिकायत करते हैं, जिनका कोई वैकल्पिक आवाज नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूचियां महीनों लंबी हैं। शेल्टर ओवरलोडेड, असुरक्षित और ट्रॉमा से जूझ रहे लोगों के लिए अक्सर अनुपयुक्त है। फिर भी स्किड रो मिटने से इनकार करता है। द साइडवॉक प्रोजेक्ट और स्किड रो हाउसिंग ट्रस्ट जैसी ज़मीनी संस्थाएं खाना, चिकित्सा देखभाल, कला चिकित्सा और आवाज़ प्रदान करती हैं। गलियों की दीवारों पर भित्ति चित्र है, टाउन हॉल में कविताएं गूंजती हैं और टेंट घर बन जाते हैं, चुनाव से नहीं, ज़रूरत से। यह केवल एक संकट नहीं है, ये एक सवाल है। किस तरह का देश अंतरिक्ष में साम्राज्य बनाता है, जबकि हजारों को अपनी सबसे अमीर सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ देता है? 12वां बाका शरणार्थी शिविर, जॉर्डन। एक टेंट जिसने वादों से अधिक समय तक टिके रहना सीखा।
अम्मान के उत्तर में स्थित बाका शरणार्थी शिविर की शुरुआत 1968 में अरब इजराइल युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एक अस्थायी आश्रय के रूप में हुई थी। आज यह मध्य पूर्व के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक है, जहां 1 लाख से अधिक निवासी रहते हैं और यह 1.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक ऐसा शहर जो कभी अस्तित्व में आने के लिए बना ही नहीं था। टेंट अब नहीं है, उनकी जगह ले ली है कंक्रीट के घनों और टिन की छतों ने, अक्सर अस्थिर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए। लेकिन अस्थायित्व अब भी बना हुआ है, कानूनी अस्पष्टता में, आर्थिक बहिष्करण में और उस पहचान संकट में जो आपको न पूरी तरह से जॉर्डनवासी बनाता है, न ही घर लौटने देता है। अब पीढ़ियां बाका में जन्म लेकर वहीं मर चुकी है। यहाँ जन्मे बच्चे राज्यविहीन ही बड़े होते हैं। रोजगार सीमित है, उच्च शिक्षा तक पहुंच बेहद कम है, गलियां संकरी हैं और हवा धूल और डीजल से भारी रहती है। बिजली कटौती और पानी की कमी आम बात है। यूएनआरडब्ल्यू बुनियादी स्कूल और क्लिनिक चलाता है, लेकिन फंडिंग में कटौती और राजनीतिक दबावों ने हालात और बदतर बना दिए हैं। इसके बावजूद बाका जीवन से सराबोर है। सड़क बाजार, अस्थायी मस्जिदें, गली मोहल्लों में फुटबॉल मैच और गलियों में शादियां। राजनीतिक उपेक्षा के बीच सांस्कृतिक जीवटता फल फूल रही है। बाका सिर्फ एक शिविर नहीं है, ये टूटे वादों का दस्तावेज है, एक ऐसा आश्रय जो जेल बन गया। और यह याद दिलाता है कि कुछ विस्थापन महीनों नहीं, पीढ़ियों तक चलते हैं। 13वां काला जंगल, फ्रांस। यूरोप का मानव कचरा स्थल। कभी फ्रांसीसी बंदरगाह शहर काले के बाहर एक बंजर जमीन की पट्टी थी, लेकिन जंगल शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक चुंबक बन गया। ज्यादातर अफगानिस्तान, सूडान, इरिट्रिया, इराक और सीरिया से, जो यूके में बेहतर जीवन का सपना देख रहे थे। 2016 तक शिविर में 10,000 से अधिक निवासी हो गए, जो कीचड़ से भीगे टेंटों, प्लास्टिक की झोपड़ियों और सामुदायिक रसोई घरों में रहते थे। लेकिन यूरोप की प्रतिक्रिया करुणा नहीं थी, बल्कि नियंत्रण था। पुलिस ने सोने वाले क्षेत्रों में आंसू गैस छोड़ी। प्रशासन ने अस्थायी घरों को बुलडोज कर दिया। रेजर वायर की बाड़ों ने स्वागत चटाइयों की जगह ले ली। जंगल को आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2016 में हटाया गया, लेकिन यह कभी सच में गायब नहीं हुआ। काले, डनकर्क और उत्तरी फ्रांस के आसपास अस्थायी शिविर बार बार उभरते रहते हैं। अकेले 2024 में यूके में हर महीने 500 से अधिक अनधिकृत पारियां करने की कोशिश की गई। हताशा बंद नहीं हुई, बस सुर्खियां गायब हो गईं। लोबैज दे मिग्रों और रेफ्यूजी विमेंस सेंटर जैसे सहायता संगठन अब भी भोजन, कंबल और चिकित्सा देखभाल बांटते हैं, अक्सर पुलिस के उत्पीड़न या प्रतिबंधों के बावजूद। जंगल अब केवल एक स्थान नहीं है, यह यूरोप के प्रवासन पाखंड का प्रतीक है, जहां मानव अधिकारों के महान नारों की टक्कर दंगा नियंत्रण गियर और निर्वासन वैन से होती है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, अगर यूरोप असहायों की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह असल में किन मूल्यों के लिए खड़ा है? चौदहवां, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश। दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर। दक्षिण बांग्लादेश की उष्णकटिबंधीय पहाड़ियों के साथ फैला एक असाधारण शहर है, बांस, तिरपाल और निराशा का। कॉक्स बाजार, जो लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों का घर है, जो 2017 में म्यांमार के रखाइन राज्य में जातीय सफाई से भागे थे। 34 शिविरों में फैला हुआ कॉक्स बाजार पृथ्वी पर सबसे बड़ा शरणार्थी बस्ती है, एक ऐसी जगह जो जल्दबाजी में बनाई गई थी और अब स्थायित्व में डूब रही है। हर बरसात का मौसम भूस्खलन और बाढ़ लाता है। सूखा मौसम आग लगने की घटनाएं लाता है और पूरे साल पर्याप्त खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा या अवसर नहीं मिलते। महिलाएं ईंधन की लकड़ी के लिए कई घंटे चलती हैं, जंगलों में यौन हिंसा का जोखिम उठाते हुए। लड़कियों को अक्सर 12 साल की उम्र में स्कूल से निकाल लिया जाता है। लड़के अधर में बड़े होते हैं, काम करने पर रोक है और उच्च शिक्षा के लिए रास्ते बेहद कम हैं। पूरी आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है,
लेकिन फंडिंग घट रही है और दाताओं में थकान बढ़ रही है। सुरक्षा एक और खतरा है। चरमपंथी समूह और सशस्त्र गिरोह शिविरों में सक्रिय हो चुके हैं। मानव तस्करी व्यापक है। बांग्लादेशी सरकार ने हजारों लोगों को बाढ़ प्रवण द्वीप भासन 4 में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे और अधिक चिंता पैदा हुई है। फिर भी शिविरों के अंदर जीवन चलता रहता है। रोहिंग्या शिक्षक अनौपचारिक कक्षाएं चलाते हैं। महिलाएं सिलाई समूहों का आयोजन करती हैं। युवा कार्यकर्ता स्मार्टफोन से रोजमर्रा की जिंदगी को डॉक्यूमेंट करते हैं, अपनी कहानी को जीवित रखने की कोशिश में। यह सिर्फ विस्थापन नहीं है, यह नरसंहार की परछाई में जीवित रहने की लड़ाई है। कॉक्स बाजार अब अस्थायी नहीं रहा, यह हमारी वैश्विक विफलता का आईना है, अत्याचार को रोकने में और उसके बचे हुए लोगों की मदद करने में भी। पंद्रहवां, डांडोरा स्लम एक्सटेंशन, नैरोबी। कचरे के बीच टेंट। नैरोबी के उत्तर पूर्व में, जहां शहर का दृश्य धूल में खो जाता है, वहीं स्थित है डांडोरा, एक ऐसा क्षेत्र जो शहरी उपेक्षा का विस्तार है और अफ्रीका के सबसे बड़े लैंडफिल को घेरता है। यहाँ 3 लाख से अधिक निवासी झोंपड़ियों और टेंटों में रहते हैं, जो सीधे कचरे के पहाड़ों पर बने हैं। डांडोरा लैंडफिल हर दिन 2000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा प्राप्त करता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा कभी प्रोसेस नहीं होता। इसके बजाय यह धधकता रहता है। बार बार आग लगती है, जिससे जलते हुए प्लास्टिक, बैटरियों, चिकित्सा अपशिष्ट और औद्योगिक रसायनों से गाढ़े जहरीले धुएं के बादल उठते हैं। यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए जहरीली हवा उतनी ही आम है जितनी सुबह की धूप। सिर्फ 6 साल के बच्चे भी कचरे को छांटते हैं ताकि बेचने लायक रिसाइकलिंग सामग्री मिल सके। वे एक दिन में $1 से भी कम कमाते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत आम हैं। गर्भपात की दरें ऊंची हैं और कई नवजात बच्चों का जन्म विकृति या पुरानी दमे जैसी बीमारियों के साथ होता है। फिर भी कई लोगों के लिए डांडोरा ही एकमात्र सुलभ आश्रय है, उस शहर में जहां आवास की कीमतें आसमान छू रही हैं और जहां गरीबी को हल करने के बजाय अपराध बना दिया गया है। निवासी यहां बिना पाइप वाले पानी, बिना शौचालय और बिना सुरक्षा के रहते हैं और जब भी सरकार सौंदर्यीकरण अभियान चलाती है तो उन्हें बेदखली की धमकी मिलती है। फिर भी प्रतिरोध पनप रहा है। डंडोरा हिप हॉप सिटी जैसे स्थानीय आंदोलनों ने जागरूकता फैलाने के लिए कला, शिक्षा और संगीत को अपनाया है। युवा समूह सफाई अभियान चलाते हैं, पेड़ लगाते हैं और पड़ोसियों को जीरो वेस्ट प्रथाओं के बारे में शिक्षित करते हैं। डांडोरा चाहे कचरे में दबा हो, लेकिन इसकी आत्मा को कोई नहीं फेंक सकता। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, यह उस समाज का परिणाम है जो तय करता है कि कुछ जिंदगियां बाकी से ज्यादा फेंकने लायक हैं। 18वां, पोर्टो प्रिंस शिविर, हैती, वह भूकंप जो कभी खत्म नहीं हुआ। सीरिया के उत्तर पश्चिमी कोने में युद्ध ने एक नया भूगोल बना दिया है, न कि शहरों और कस्बों का, बल्कि टेंट शिविरों और बम से बने गड्ढों का। अब 25 लाख से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित सीरियाई लोग इदलिब प्रांत में रह रहे हैं, जो तुर्की की सीमा और 1 दशक से जारी निर्दय संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं। अधिकतर लोग प्लास्टिक के टेंटों में रहते हैं, जो कीचड़ और पत्थरों पर ताने गए हैं। चारों ओर कांटेदार तार और टूटी फूटी संरचनाएं हैं। सर्दियों में बर्फ और ठंडी बारिश टेंट गिरा देती है और नवजात बच्चों की नींद में मौत हो जाती है। गर्मियों में गर्म हवाएं, बिच्छू और बीमारियां आती हैं। साफ पानी दुर्लभ है, भोजन राशन में मिलता है, चिकित्सीय मदद असंगत है। लेकिन सबसे डरावनी आवाज़ चुप्पी नहीं है, बल्कि ड्रोन या लड़ाकू विमान की भनभनाहट है। हवाई हमलों का खतरा लगातार बना रहता है। अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों तक को निशाना बनाया गया है। 2024 में कम से कम 800 नागरिकों की इदलिब में हत्या हुई, जिनमें से कई तथाकथित सुरक्षित क्षेत्रों में मारे गए। ये सिर्फ विस्थापन नहीं है, यह मानवीय गरिमा पर एक थकाऊ युद्ध है, फिर भी लचीलापन बना हुआ है। अस्थायी स्कूल युद्ध पीड़ित बच्चों को तिरपाल और चौक की मदद से पढ़ाते हैं। स्वयंसेवी डॉक्टर मोबाइल क्लिनिक चलाते हैं, जिनके पास एस्पिरिन और गॉज से ज़्यादा कुछ नहीं होता। विधवा महिलाएं रोटी या ईंधन बेचती हैं,
ताकि उनके परिवार एक दिन और जी सकें। इदलिब के शिविर एक सख्त याद दिलाते हैं। कुछ शरणार्थी संकट सीमाओं के भीतर ही होते हैं और कोई संघर्ष विराम तब तक शांति नहीं ला सकता जब तक दुनिया मुंह मोड़ती रहती है। 17वीं कराकास टेंट सिटीज, वेनेजुएला, एक उजागर हुआ पतन। कभी तेल संपदा और महानगरी राजधानी के लिए प्रसिद्ध वेनेजुएला अब निराशा का परिदृश्य बन गया है। कराकास में आर्थिक पतन ने एक नई वास्तविकता को जन्म दिया है। पूर्व मध्य वर्ग के लोगों की टेंट सिटीज। सार्वजनिक पार्क, फुटपाथ और परित्यक्त जमीनें अब उन परिवारों का आश्रय हैं जो कभी अपार्टमेंट में रहते थे और कार चलाते थे। ये टेंट, जो कचरे की थैलियों, चादरों और प्लास्टिक की तिरपालों से बने हैं, सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि स्थिरता से अस्तित्व की ओर गिरावट का प्रतीक है। बिजली रोजाना गुल होती है। अत्यधिक मुद्रास्फीति ने वेतन को बेकार बना दिया है। अंडे या आटे जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुएं अब विलासिता बन चुकी है। डॉक्टर भाग चुके हैं, अस्पतालों में दस्ताने तक नहीं हैं और इस टूटन के बीच हजारों लोग सड़कों पर आ चुके हैं, विरोध के लिए नहीं बल्कि सोने की जगह की तलाश में। कई लोग कोलंबिया, पेरू या ब्राजील भाग गए, लेकिन जो रुके हैं वे एक ऐसी राजधानी में जी रहे हैं जहां अमीर अब भी आयातित कॉफी पीते हैं और गरीब कचरे में बचे खुचे टुकड़े तलाशते हैं। 2015 के बाद पैदा हुए बच्चे अक्सर संकट, भूख और ब्लैकआउट को ही जीवन का हिस्सा मानते हैं। फिर भी यहाँ भी प्रतिरोध की जड़ें उगती हैं। पूर्व शिक्षक अब फुटपाथ पर स्कूल चलाते हैं। बेरोजगार इंजीनियर सार्वजनिक सूप किचन चलाते हैं। संगीतकार अब भी चौकों में प्रदर्शन करते हैं और परिवार जो थोड़ा सा भी है उसे बांटते हैं। कराकास की टेंट सिटीज सिर्फ आश्रय नहीं है, वे एक टूटी हुई व्यवस्था की समाधियां हैं और मानव सहनशीलता के वेदी स्थल। 18वां पोर्ट ओ प्रिंस शिविर, हैती, वह भूकंप जो कभी खत्म नहीं हुआ। जनवरी 12 2010 को 7.0 तीव्रता के भूकंप ने पोर्ट ओ प्रिंस को हिला दिया, जिसमें 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए और 15 लाख से अधिक बेघर हो गए। आपातकालीन टेंट शिविर रातों रात उभर आए और कई लोगों के लिए वे वहीं रह गए। आज 14 साल बाद भी 2 लाख से अधिक लोग इन्हीं शिविरों में रहते हैं। टेंट अब टेंट नहीं रहे, वे सड़े हुए तिरपाल हैं जो जंग लगे खंभों पर तने हुए हैं, खुले नालों से घिरे हुए, बिना बिजली, बिना निकासी और बिना सुरक्षा के। पुनर्निर्माण के वादे तेजी से आए, अरबों डॉलर का वचन दिया गया, भव्य योजनाएं बनाई गईं, लेकिन जमीन पर बहुत कम पहुंचा। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और दाता देशों की थकावट ने हैती के सबसे गरीबों को अधर में छोड़ दिया। केनन और कोराई जैसे शिविरों में बारिश धूल को कीचड़ में बदल देती है और बच्चे चूहों और कचरे के बीच सोते हैं। इसे आपदा के बाद का क्षेत्र कहना गलत होगा, वह आपदा कभी सच में खत्म नहीं हुई, यह बस दुनिया की निगाहों से अदृश्य हो गई। लेकिन हैती की जीवटता मलबे से कहीं ज्यादा गहरी है। जमीनी नेटवर्क मेडिकल ब्रिगेड, मोबाइल पुस्तकालय और सामुदायिक बाग चलाते हैं। महिलाएं सहकारी बचत समूह बनाती हैं। कलाकार कचरे को विरोध की मूर्तियों में बदलते हैं। पोर्ट ओ प्रिंस के शिविर हमें याद दिलाते हैं कि अस्थाई एक ऐसा झूठ है जो बहुत बार बोला गया है और कि बिना दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के मानवीय सहायता एक और असफल वादा बन जाती है। यह जगह हमारी दया नहीं, हमारा ध्यान चाहती है। नैरोबी से कराकास तक, पोर्ट ओ प्रिंस से लेकर काले तक, ये इंसानियत के उन हिस्सों को उजागर करती है जिन्हें दुनिया सबसे ज्यादा भुलाना चाहती है। लेकिन इस धूल, इस संघर्ष और उन सपनों में जो कभी मरते नहीं, ये हमें एक और सच्चाई दिखाती है। उन लोगों की अजेय शक्ति जो न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि उम्मीद करने की हिम्मत भी रखते हैं। असल सवाल यह है, अब जबकि आपने इन्हें देख लिया है, आप इस सच्चाई के साथ क्या करेंगे?